देखिए, पिछली बार हमने देखे थे सारे बोन्स, 206 बोन जितने भी इंसान में होते, वो सब के नाम दिए थे हमने पिछली बार, 3 दिन 2 दिन पहले। तो फिर हमने कहा था दो गडल्स होते हैं। गडल मतलब हो गया जो दो दो जगह होती है। एक तो यहाँ पे, जिस जगह पे असल में, मानिए आप, लिम्स की होती है अटैचमेंट, चाहे अपर लिम्स या लोअर लिम्स की अटैचमेंट। अपर लिम मतलब जो ऊपर के दो आर्म्स होती है, और लोअर लिम का मतलब है जो नीचे की दो टांगे होती है। तो हमारे जो दोनों आर्म्स है, वो दोनों लेग्स है, ये किस में आती है? ये आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो बिकॉज ये एक्शल स्केलेटन में नहीं आती है, मतलब एक्शल मतलब जहाँ पे हमारा सिर आता है, हमारी नेक आती है और हमारा रिब खिंच आता है। इसके अलावा जो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन है वहाँ पे, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वहाँ पे जो है हमारा आ जाता है क्या? शोल्डर गर्डल, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। जो इतना इलाका है ये सारा, ऐसे ही जो नीचे वाला इलाका है इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, या इसको हम बोलते हैं हिप गर्डल। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। ये दिस इज पेक्टोरल गर्डल, इतना ठीक है, ये सारा। इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं कश्मीर में फ्योक, है ना, स्कैप्यूला। फ्योक ना, फ्योक जो पीछे से होता है, अगर ऐसे करते हैं ना, जो पतला इंसान अगर ऐसे करता है उसको बाहर निकल जाती है दो हड्डियां पीछे से ना, उसको बोलते हैं स्कैप्यूला, फ्योक। और क्लाविकल को बोलते हैं कॉलर बोन, COLLAR, जो यहाँ पे ये होती है जो दिख जाती है कॉलर बोन, इसको बोलते हैं क्लाविकल। ये है क्लाविकल, पीछे वाला क्या है? स्कैप्यूला। क्लाविकल, स्कैप्यूला, तो मतलब क्लाविकल दो होते हैं और स्कैप्यूला दो होते हैं, कितने होंगे? चार। ठीक है, तो समझना था, इसको बोलते हैं कंबाइंड टर्म, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल इसको कहा जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, वालेकुम सलाम। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल सेम, जहाँ पे हमारी हिप हो जाती है अटैच विद, यहाँ पे क्या, रिब केज, इस जगह पे जहाँ पे वो अटैचमेंट हो जाती है ना, तो उसको भी वहां होता है पेल्विक गर्डल। ये देखिए आप, दिस हिप बोन। हिप बोन को बोलते हैं कोजल बोन। क्या बोलते हैं? कोजल बोन, या बोलेंगे हिप बोन इन शॉर्ट में। अब जो हमारी हिप बोन या कोजल बोन होते हैं, वहां पे तीन जगह होती है, ठीक है। एक होता है इलियम, प्यूबिस और इस्कियम, ठीक है। इलियम हो गया ऊपर वाला पार्ट, फिर आता है प्यूबिस पार्ट, फिर आता है इस्कियम पार्ट। तो आप रख सकते हैं याद, IIP, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर आप बताएं, ये फेमर पटेला वटेला पढ़ा था हमने सारा, ये फिर मैं फिर से नहीं बोलूंगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था। अब देखिए आप, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। अगर लोअर लिम को आर्टिकुलेट करना है, बाहर निकल देना है, वो कहाँ से निकल जाती है? मतलब आर्म कहाँ से निकल जाती है? पेक्टोरल गर्डल से। और जो हमारी लेग है वो कहाँ से निकल जाती है? पेल्विक गर्डल से। वो ये बोल रहा है विद विद द एक्शियल स्केलेटन, क्योंकि एक्शियल स्केलेटन से आर्टिकुलेट बाहर निकल जाती है। दिस इज द एक्शियल स्केलेटन, इतना सारा। अब यहाँ से मेरी बाजू बाहर निकल रही है, नीचे मेरी टांगे बाहर निकल रही है। बाजू बाहर निकल रही है पेक्टोरल गर्डल से, और टांगे बाहर निकल रही है पेल्विक गर्डल से। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स। हर गर्डल दो पार्ट से बन जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रहा है पेक्टोरल गर्डल की बात। ये देखिए आप, टू हाफ्स यहाँ पे ना, क्लाविक मतलब टू हाफ्स से क्या बोल रहे हैं? इधर से और इधर से, सेम जैसे हमारे पेल्विक गर्डल में होता है, टांगू दोनों होता है। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, अब पेक्टोरल गर्डल की बात हो रही है, वहां पे हर हाफ में क्या होता है? वहां पे क्लाविकल और स्कैपुला होता है। क्लाविकल मतलब जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी जबान के अंदर फ्योक, और स्कैपुला मतलब जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, जो सामने से होती है। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। अगर आप उसको बाहर निकालें ना, ऐसे जो पतला इंसान वो बाहर निकाल पाता है, तो ट्रायंगुलर होती है, फ्लैट बोन होती है ना, सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट, पीछे वाले पार्ट में होती है, ऑफ द थोरैक्स। दिस इज द थोरैक्स रीजन। अब थोरैक्स ना डोर्सल पार्ट यहाँ पे, बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब। अगर आप रिब गिनेंगे ना, अपनी फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, सेकंड और सेवेंथ रिब के दरमियान में अगर पीछे से देखेंगे ना आप, वहां मिल जाएगा आपको क्या? आपको वहां पे मिल जाएगा स्कैप्यूला, जिसको हम फ्योक बोलते हैं। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, पीछे से होती है, फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर होती है, थोड़ी ऐसी होती है ना ये, हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज। इसमें हल्की सी एलिवेटेड मतलब ऊपर चल जाती है रिज। रिज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा शायद, बड़ा रिजेस एंड फरोज, है ना। इसको बोलते हैं रिज, इसको बोलते हैं फरो, इसको बोलते हैं रिज, इसको बोलते हैं फरो, इसको बोलते हैं रिज, इसको बोलते हैं फरो। जो ऊपर ने एलिवेटेड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रिज। शायद पढ़ेंगे ना आप, इसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ते हैं ना ये सब कुछ। ये क्या हो गया? फरो। ठीक है, फरो मतलब जो आपने किया बरो, जैसे रैबिट खोता है ना बरो जमीन के अंदर। बरो मतलब अंदर डिप्रेशन होना, डिप्रेशन मतलब फरो। एलिवेशन रिज, फरो, रिज, ठीक है। तो रिज मतलब क्या? ऊपर का इलाका जो एलिवेटेड होता है। यहाँ पे एक एलिवेटेड रिज होती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइन, विच प्रोजेक्ट्स एज फ्लैट
expanded, which projects as a flat expanded process called the acromium. ये आपको समझ आएगा जो हम देखने रहे थे। मैं दिखाता हूँ, ये क्या स्कैपुला ना, ये स्कैपुला की डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। स्कैपुला, ये एनसीईआरटी ने दी है, इससे हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। मैं देता हूँ कोई आसान डायग्राम जो आपको समझ आएगी थोड़ी सी, मैंने अभी देखी थी यहाँ पे अच्छी डायग्राम कोई। चलिए यहाँ पे समझ आएगा, ये देखिए आप, ये हमारा फ्योक है, ठीक है, यानी कि स्कैपुला। हमें कुछ ही पार्ट्स यहाँ पे समझने हैं और कुछ कैविटीज यहाँ पे समझनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्रोमियम, ठीक है, आपको याद रखना है ये पार्ट। दूसरा पार्ट आपको लिखा है एनसीईआरटी ने, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये वाला पार्ट, ठीक है। और आपको याद रखना है ग्लिनॉइड कैविटी, बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सब इरेलीवेंट है, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे की तरफ से, ठीक है। क्या दिख जाता है यहाँ पे पीछे की तरफ से, यहाँ पे दिख जाता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। फिर उसके बाद ही एक्सटेंशन हो जाती है इसकी, उसको बोलते हैं एक्रोमियम। और ये जो एक्रोमियम होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है एक्सपैंडेड एंड ऑफ द स्पाइन। दिस स्पाइन यू आर विटनेसिंग राइट नाउ, यहाँ पे ना स्पाइन, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इसी स्पाइन ऑफ स्कैपुला को अगर देखेंगे ना, इसका जो एंड हो रहा है वो कहाँ पे होता है, इस जगह पे, जो ये लेटरल एंगल यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्रोमियम की जगह होती है। तो इसी जगह पे क्या हो जाता है, जॉइंट बन जाता है ना, यहाँ पे मानिए आप इस इलाके में यहाँ पे। तो वो जॉइंट बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, थोड़ा ये बॉल जैसा होता है ना, सॉकेट जैसा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे ही जॉइंट बन जाता है, जहाँ पे हमारे ह्यूमरस ना, ह्यूमरस ये वाली हड्डी ह्यूमरस, ये ह्यूमरस जो है, ये हमारे स्कैपुला के साथ जुड़ जाती है एक्रोमियम की जगह पे, ये होता है बीच में पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। सर रिपीट, हाँ मैं इसको बोलता हूँ। देखिए स्पाइन ऑफ स्कैपुला क्या होता है, एलिवेटेड रिज होती है, जैसे एनसीईआरटी यहाँ बोलती है। स्पाइन ऑफ स्पेक्युला स्कैपुला जो है वो एक एलिवेटेड रिज होती है, मतलब थोड़ा ऊपर की ओर है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर जा रहा है थोड़ा सा, ये चीज ये थोड़ी ऊपर की ओर है, ठीक है। ये एलिवेशन है ना कि डिप्रेशन। फिर आप देखिए इसी एलिवेशन का जो एंड पॉइंट आ रहा है वो है एक्रोमियम। और यहाँ पे जॉइंट मिल जाएगा हमें, वो हम देखेंगे, एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है वो सब। अब देखिए आप एनसीईआरटी पे, है नहीं एनसीईआरटी, एक मिनट इसको जरा करता हूँ। अच्छा आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे डायग्राम, मैंने शायद शेयर स्क्रीन नहीं किया था ना, या आपने देखा डायग्राम। मैं भी कहता हूँ ना अजीब अजीब चीज, एक मिनट में देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्केपुलर डायग्राम, तो आप देख पा रहे, अच्छा आप जो देख पा रहे, फिर अगर मैं ऐसे करूंगा, अच्छा हाँ, आप देख पा रहे यार, मुझे लगा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ये रहा, एक खुश के थे इसको। एक मिनट, इसको क्लियर ऑल डायग्राम्स, क्या क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर ऑल डायग्राम्स, क्लियर व्यूअर्स डायग्राम्स, नहीं क्या हो गया इसको, एक मिनट में इसको बताऊँ, शायद इससे कुछ हो जाएगा। तो क्या हो गया, अच्छा इसको करते हैं अब ऐसे ही। अब देखिए, अब यहां से हम पढ़ते हैं इसके बाद, देखिए अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहा है इसने, इतना यहाँ पे हम, द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन, है ना, विच प्रोजेक्ट्स, उसके बाद स्पाइन होती है प्रोजेक्ट, बाहर निकल जाती है स्पाइन, एज अ फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस, है ना, मतलब अपनी इसी की होती है, मतलब एक्सपैंडेड पोर्शन होता है एक्रोमियम, बस इसी का मानिए अब एक्सपैंडेड पोर्शन होता है। ये क्यों नहीं रब हो जाता है, एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, अच्छा शायद ये वहां पे रब करना होता है जहाँ बनाया होता है। अगर हम यहाँ पे करेंगे इसको, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, तो क्या हो गया ये, इरेजर भी काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर ये, नहीं इसको क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करते हैं इसका। अच्छा उसके बाद, द क्लाविकल आर्टिकुलेट्स, the clavicle articulates with this, below the acromion is a depression called the glenoid cavity। अभी था elevation, वो था acromion, अब देखिए आप depression जो नीचे की ओर जा रहा है, वो है glenoid cavity which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint। अब देखिए इस जगह पे देखेंगे ना, नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे, डायग्राम कौन सी दिख रही है अभी, डायग्राम थी ना इससे पहले वाली, एक मिनट, डायग्राम ही खो गई यहाँ पे, कौन सी डायग्राम देखी थी हमने, तो यहाँ पे हम ये देखा आप, ये ना क्लिनॉइड कैविटी यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं आप, क्लिनॉइड कैविटी ये क्या है, ये डिप्रेशन यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे जा रहा है। इसको मैं क्यों नहीं रब कर पा रहा हूँ इस चीज को, क्लियर माइंड,
अच्छा, क्लियर माई ड्राइंग शायद वाला। एक मिनट और रुक जाए, मैं इसको पहले इरेज करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो जाओ। अजीब लग रहा है ना यहाँ पे। अच्छा देखिए आप, यहाँ पे नहीं है डिप्रेशन, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी, तो यहाँ पे असल में जुड़ जाता है क्या, हमारा जॉइंट यहाँ पे बन जाता है इसी जगह पे, हमारा जॉइंट बन जाता है। अच्छा उसके बाद देखिए आप, अभी आसानी है इसके बस, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है इसको, ये कि नहीं है, मिनट। उसके बाद देखिए आप, बिलो द एक्रोम इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी व्हिच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। जहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस होता है ना, ये इसका हेड, इस हड्डी का हेड इस जगह पे होता है, ठीक है। तो टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट है ना, जॉइंट बनाने के लिए एक जगह कौन सी डिप्रेशन, दूसरी जगह कौन सी एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन है, ठीक है, अब यहाँ से एलिवेशन आ रहा है, उसमें घुस रहा है तो फिट हो रहा है ना, इस वजह से तो वही चीज होता है। दिस बोन इज, अच्छा अब, ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर बोन विच टू विद टू कर्वेचर्स। अब जो क्लेविकल होता है ना, क्लेविकल ये वाला, ये वाली बोन, ये होती है लॉन्ग सिलेंडर बोन है, सिलेंडर होती है, लेकिन यहाँ पे दो कर्वेचर होते हैं। टू कर्वेचर का मतलब होता है यहाँ पे ये जो हड्डी होती है ये बेंड हो जाती है टू डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, यानी कि एस की तरह थोड़ी सी एस एस होती है ना, थोड़ी एस शेप्ड। इसका मतलब होता है यहाँ पे एक पार्ट होता है फॉरवर्ड और सेकंड पार्ट होता है बैकवर्ड, मतलब ऐसी होती है हड्डी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे, ठीक है, थोड़ी एस शेप्ड होती है, थोड़ी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है। इसी को हम बोलते हैं जो क्लेविकल कॉलर बोन होती है। आप खुद देखें ना, थोड़ा सा जो दिख जाती है अपेरेंट होती है, यहाँ पे फील भी हो जाती है, थोड़ी ऐसे फिर अंदर की और फिर बाहर की हो जाती है। तो वही चीजें यहाँ पे दो कर्वेचर होते हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। अब देखिए नीचे वाला, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट्स ऑफ टू कोजल बोन्स। अब जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, नीचे वाला गर्डल जो होता है, वहां पे दो कोजल बोन्स होते हैं। कोजल बोन मतलब क्या होता है, कोजल बोन का मतलब होता है ऐसी बोन। अच्छा ठीक है, मैंने इस पेन से शायद लिखा हुआ, सर मैं इसको पेन क्या होगा इसको। अब एक कोजल बोन, ठीक है, यानी कि हिप बोन जो होती है, ईच कोजल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, चाहे इलियम हो गया, ऐसे जो हमारा इस्कियम हो गया और प्यूबिस हो गया, ये तीन बोन्स फ्यूज हो जाती है, मिल जाती है साथ में, तब जाके बन जाती है कोजल बोन। यानी कि कोजल बोन, इन तीनों को बोलते हैं, कोजल बोन के पार्ट्स होते हैं। उसके बाद देखिए आप, at the point of fusion of these bones is a cavity called acetabulum। आप मानिए जहाँ पे ये तीन हो जाते हैं फ्यूज किसी जगह पे, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम, ठीक है। टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, जहाँ पे थाई बोन यानी कि फेमर है ना, फेमर आप मानिए इस जगह पे, जहाँ पे इलियम प्यूबिस और इसके मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। तो इधर से निकल जाती है कौन सी बोन, फेमर बोन, यानी कि जो हमारी थाई होती है, ठीक है। टू halves ऑफ द pelvic girdle meet ventrally टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली एक जॉइंट होता है, क्या होता है, इट इज ए जॉइंट। अब ये जॉइंट कैसे बन जाता है, जो इंसान की हिप के दो हाफ्स होते हैं ना, टू हाफ्स ऑफ वन हिप, यानी कि जो कोजल बोन्स दो होती है लेफ्ट राइट साइड से, तो जिस जगह पे दोनों कोजल बोन्स मिल जाती है, जिस वहां पे एक जॉइंट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो मतलब हो गया जो राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन्स होती है, जहाँ पे वो फ्रंट पे सामने से, लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन जहाँ पे फ्रंट पे मिल जाती है और वो कनेक्ट हो जाती है बाय फिब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तो उस जॉइंट को कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में, ये बहुत आसान है। अब देखिए जॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू बोन्स, जिस जगह पर भी दो बोन्स मिल जाए उसको जॉइंट बोलते हैं ना। अगर ये बोन है, ये बोन, यहाँ पे जॉइंट है ना, सीधी सी बात है ये। समझिए बात, अगर जॉइंट्स नहीं होते तो इंसान मूवमेंट नहीं दिखा पाता। अगर सिर्फ बोन्स होती, बोन्स बिल्कुल खुद ब खुद मूवमेंट नहीं दिखाते, असल मूवमेंट दिखाती है ना मसल कंट्रैक्शन, जो हमने पढ़ा था अभी तक। तो मसल कंट्रैक्शन के बाद क्या हो जाता है, हमारी जो बोन्स होती है वो असल में दे एक्ट एज लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, पहले समझिए लीवर क्या होता है, मैं चाहता हूँ आपको समझाना चाहिए अच्छे से कंसेप्ट, एक मिनट मैं वो दिखाता हूँ लीवर क्या होता है। उसमें होते हैं तीन पार्ट्स लीवर के अंदर, जैसे सीसा होता है ना, सीसा अप एंड डाउन ऐसे। तो लीवर के तीन पार्ट्स होते हैं, ये देखिए आप, ये होता है लीवर। लीवर के होते हैं तीन पार्ट्स, ये तो होते हैं, उसको बोलते हैं फिलक्रम, ठीक है। फिलक्रम मतलब होता है जिस जगह जिसके ऊपर ये खड़ा हो जाता है, ठीक है, फिलक्रम। और लोड होता है, ठीक है, होता है एफर्ट, है ना, इसको बोलते हैं फुलक्रम, एफर्ट और लोड, इसी को बोलते हैं लीवर, ठीक है। तो आप मानिए बोन ऐसी जो है लीवर की तरह एक्ट करती है, ठीक है।
और उसके बाद जो असल काम करती है वो मसल कंट्रैक्शन करती है, बस बोन सपोर्ट देती है, बोन उठ जाती है उस वजह से ऊपर। क्योंकि ये बात याद रखनी, जो ना बोन और मसल वो किससे जुड़ जाती है आपस में? बोन और मसल जुड़ जाती है टेंडन से। किससे? टेंडन से। और बोन जुड़ जाती है लिगामेंट से। आप रखिए ऐसे याद, ऐसे याद रहेगा आपको। आप रखते याद, एल, ऐसे ऐसे, बोन BLB रखिए आप याद, ठीक है? BLB, यानी कि बोन जो होती है वो लिगामेंट से बोन के साथ जुड़ जाती है ना, BLB। अब क्या हो गया? टेंडन। अब रखिए याद, बोन जो है वो टेंडन के जरिए से मसल के साथ जुड़ जाती है, BTM, ठीक है? या MTB रखिए याद, MTB था ना वो, जो MTB चलाता है मोटर बाइक, ऐसे याद रहेगा आपको। मोटर बाइक होती है ना, MTB चलाते हैं, कार्टून में था ना एक MTB। तो मसल और बोन जुड़ जाती है T से, यानी कि टेंडन से। और बोन जुड़ जाती है लिगामेंट से। अब बात समझिए, बिकॉज बोन का मसल के साथ ताल्लुक टेंडन के जरिए होता है। जब मसल में कंट्रैक्शन होती है, मसल मूवमेंट कर पाती है, फोर्स जनरेट कर पाती है, तो उसकी वजह से अगर वो अपने आप को खींचेगी ना, तो टेंडन के जरिए से बोन भी खुद ब खुद खिंचाव आएगा बोन के ऊपर भी, है ना? तो उसी तरीके से बोन मूवमेंट कर पाती है। अब देखते हैं ये चीजें। जॉइंट, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तब मूव कर पाते जब वहां पे जॉइंट्स होती है ना। मतलब आप मानिए इंडिपेंडेंटली एक बोन मूवमेंट नहीं दिखा पाती जब तक जॉइंट ना होता। जॉइंट से उसकी मूवमेंट सही से हो जाती है, वरना वो इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद मूवमेंट नहीं दिखा पाती। जॉइंट से वो सही तरह से मूवमेंट दिखा पाती है। लोकोमोटरी मूवमेंट जितने भी होती है, यानी कि कौन सी मूवमेंट्स जहाँ पे लोकेशन होती है चेंज, चाहे वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, जंपिंग है, ठीक है, आर नो एक्सेप्शन टू दिस, यानी कि वो भी नहीं हो जाते अगर जॉइंट ना होता है। जॉइंट है तब जाके लोकोमोटिव मूवमेंट्स भी हो पाती है। जॉइंट्स आर पार्ट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन बोन्स। जहां पर ये दो बोन्स मिल जाती है उसको हम बोलते हैं जॉइंट। या और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, जहां पे बोन जुड़ जाती है कार्टिलेज के साथ, उसको भी हम बोलते हैं क्या? जॉइंट। ये बात समझनी है, बाज औक़ात बोन जुड़ जाती है कार्टिलेज के साथ, ना कि जॉइंट बोन के साथ, वो भी होता है जॉइंट ही, ठीक है? फोर्स जनरेटेड बाय मसल, है ना, मसल करती है फोर्स जनरेशन, इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट, उससे कर दी जाती है यूजिंग थ्रू जॉइंट्स, जॉइंट्स है ना। वेयर द जॉइंट एक्ट एज फिल्क्रम, जॉइंट कहते हैं एक्ट एज फिल्क्रम। आपको नहीं कहा ना फिल्क्रम क्या होता है, ये देखिए आप, अभी देखा ना वो, ये देखिए आप, जॉइंट कहते हैं एक्ट लाइक फिल्क्रम, है ना? अगर जॉइंट यहाँ पे है तब जाकर मैं ऐसे ऐसे कर पा रहा हूँ, है ना? तो ये फिल्क्रम की तरह एक्ट करता है। और बोन करती है इस लीवर की तरह एक्ट, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर क्या होता है। लीवर इज अ बार दैट इज फ्री टू टर्न अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना? तो इसी को बोलते हैं लीवर, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए आप, द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब हो गया, बाज अवत कुछ जॉइंट्स की मूवेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, कुछ की फ्लेक्सी मूवेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। मतलब किसी हद तक मैं गर्दन को ऐसे कर पाता हूँ, मैं ना गर्दन पीछे की तरह ले पाता हूँ, कुछ लोग वैसे कर भी पाते हैं, पता नहीं कैसे। तो वही है कि हर जॉइंट की अपनी अपनी मूवेबिलिटी होती है। कुछ जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल, जैसे ना दिमाग है ना हमारा, है ना, ये जो है ना हमारा स्कल, या होते हैं ना फ्रंटल बोन, पेराइटल, ऑसिपिटल। तो जो हमारे दिमाग की बोन्स होती है ना, यहाँ भी जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं, इनको बोलते हैं सूचर्स, SUTURES, लेकिन मूवमेंट नहीं दिखा पाते, है ना? तो हर जॉइंट की मूवेबिलिटी नहीं होती है, कुछ मूवेबल नहीं होते, कुछ मूवेबल होते हैं। अब देखिए आप वही चीज। तो इसी बुनियाद पे हम कहते हैं जॉइंट्स को क्लास पे तीन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ठीक है? नंबर वन, उसको हम बोलते हैं फिब्रस जॉइंट। बहुत आसान है ये चीज। फिब्रस जॉइंट का मतलब होता है ऐसा जॉइंट जो बन जाता है किससे? जो बन जाता है डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू रखे आप, फिब्रस से फिब्रस याद, फिब्रस, डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा पाता, बड़ा हार्ड मटेरियल होता है ये चीज। वही है कि इट डज नॉट अलो एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स। अगर आपको याद होगा, पढ़ा था ना स्कल बोन्स के, देखिए आप, तो यहाँ पे थी बोन्स, स्कल बोन्स को बोलते हैं ना क्रेनियल बोन्स, कहाँ गए? क्रेनियल और फेशियल बोन्स, यहाँ पे क्रेनियल बोन्स है, देखिए, फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है, ठीक है, टेम्पोरल बोन है, ऑसिपिटल बोन है, फिर ये सब है ना। तो इनके दरमियान देख पा रहे हैं यहाँ पे जंक्शन, ये क्या है यहाँ पे बनाया इसने, है ना, ये है ना सूचर, ये जॉइंट यहाँ पे होता है, लेकिन ये बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये मूवमेंट नहीं दिखा पाते हैं। अ, अस्सलाम वालेकुम सर, कोई असरार भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं प्राइवेट। असरार भाई, क्या हो गया इनको, अजीब लोग हैं ये।
असरा भाई आप मैसेज क्यों कर रहे हैं किसी को प्राइवेट? असरा भाई ने तो क्लास ही लीव कर दिया। बहुत बदमाश लड़के यहाँ पे क्लास में, मैंने कहा था ना, इसलिए जो मैंने बनाया ना अपना कम्युनिटी ग्रुप, मैंने वहां पे रखी, मैं विजिबिलिटी बंद। अजीब है ये लोग, पागल लोग। अच्छा उसके बाद देखिए, मैं क्या बोलता, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होता है, ठीक है, जिससे मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, ठीक है, टू फॉर्म द क्रेनियम, जिससे हमारा जो क्रेनियम है वो बन जाता है। दूसरी बात, इन द, अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट अलोंग विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। अब आप मानिए ऐसा जॉइंट जो नहीं बन जाता है डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, बल्कि जो बन जाता है किससे, कार्टिलेज से, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है ना, अगर आप कान देखेंगे क्या है फ्लेक्सिबल, नाक भी क्या होती है फ्लेक्सिबल, कैसे बन जाती है कार्टिलेज से, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इतनी मत होती है मैं भी नाक तोड़ दूंगा पूरा ऐसे कर दूंगा, इतना भी नहीं होता है, लेकिन किसी हद तक होता है फ्लेक्सिबल। तो द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे, जो हमारी ना स्पाइन, जो हमारी स्पाइन होती है ना, वर्टिबल कॉलम जो सारा है, उसके अंदर जो हल्की छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं वर्टिब्रे, एक हड्डी को। अब जो होती है एडजेसेंट वर्टिब्रे, यानी कि अगर यहाँ पे एक वर्टिब्रे, दूसरी वर्टिब्रे यहाँ पे, तीसरी वर्टिब्रे, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, जो साइड साथ साथ में है। उन एडजेसेंट वर्टिब्रे को जोड़ता कौन है यहाँ पे, जॉइंट, उस जॉइंट को जो जोड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, वो कार्टिलेज से बन जाता है। अब इससे लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है, उतनी ज्यादा मतलब हो जाती है, किसी हद तक हम बेंड कर पाते हैं कमर को, हम मतलब पूरा कर पाते हैं बेंड, पीछे को उल्टा अपने आप को फोल्ड करूंगा नहीं, इतना भी नहीं हो जाता, लेकिन अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है, लेकिन लिमिटेड मूवमेंट, उतनी ज्यादा नहीं। तो आप मानिए फिगर्स मतलब हो गया बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो जाती है, कार्टिलेज मतलब हो गया हल्की सी मूवमेंट हो जाती है, साइनोवियल मतलब क्या, बहुत ज्यादा मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, अपने हाथ को ऐसे करिए, उंगलियों को ऐसे करिए, अपने जो है एल्बो को ऐसे ऐसे करिए, अपनी जो है फॉर एग्जांपल जैसे इंसान फुटबॉल खेल पाता है कैसे, जब नी ठीक होती है, नी को बेंड कर पाता है ऐसे ऐसे, वो हिंज जॉइंट होता है, सॉकेट जॉइंट होता है, तो वहां पे होती है फुल मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट, उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। वो हम देखते हैं वो क्या क्या होता है। अब देखिए, आप थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। जहां पर भी है ना साइनोवियल जॉइंट, एक ऐसी सीधा मूवमेंट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे होता है साइनोवियल कैविटी, एक खाली जगह होती है बिटवीन टू बोन्स, उस खाली जगह को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, खाली जगह। उसके अंदर असल में होता है साइनोवियल फ्लूइड, इसलिए इसने बोल दिया ये फ्लूइड फिल्ड होती है, ऐसी खाली जगह जहां पे, जिसके अंदर साइनोवियल नामी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। वरना अगर ना आप खुद सोचिए दो चीजें लगातार घिस रही होंगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड होता है। किसी इंसान को अल्लाह ताला बचाए, वो फ्लूइड ही कम हो जाता है, फिर उसको क्या होता है, दर्द होता है जॉइंट्स में, कितनी आजकल बीमारी होती है जॉइंट की वजह से ना। साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है ऑफ द टू बोन्स, यानी कि जो दो बोन चाहती है मिल जाए, उनको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी हाथ बच, मेरा बाजू बच रही है हाथ के बगैर, अब मेरा हाथ ऐसे है, अब मेरे हाथ का नहीं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो चाहते हैं हम जुड़ जाए। तो जहां पर ये जुड़ जाते हैं तो वहां पे होता है यही, सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। व्हाट डज कंसिडरेबल मीन, यानी कि जो अच्छी खासी, अ लॉट ऑफ मूवमेंट, अ सब्सटैंशियल मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखती है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। आप कैसे रन कर पाते, जंप कर पाते, स्विम कर पाते, जब आपके पास एनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट है। और वो कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो देखिए आप कौन से, सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज है ना, बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस मतलब ये, पेट्रोल गर्डल मतलब ये, यहाँ पे जो होते हैं ना इसका बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेम बिटवीन द फीमर, जो हमारी थाई बोन होती है, एंड द पेल्विक गर्डल, जो यहाँ पे होता है, जिससे आप टांग को मूवमेंट कर पाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, किक मार पाते हैं, वो किसका बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे नीचे दो जगह पे होता है, हो गया खत्म। उसके बाद देखिए, पता है कितना इंटरेस्टिंग है, मैं बोलता हूँ अच्छे से, लेकिन मैं सोचता हूँ ये इरेलीवेंट है इसमें, मतलब छोड़िए उसको फिलहाल। अबे हिंज जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट उसको बोलते हैं नी जॉइंट, है ना। हिंज क्या होता है, हिंज उसको ना बोलते हैं कश्मीरी में कब्ज। अगर दरवाजा खोलते हैं हम ऐसे खोलते हैं, फिर वहां होता है ना दरवाजा जहां मिल जाता है, उसको कब्ज बोलते हैं, जो थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा टूटा, मतलब आधा यहाँ से आधा यहाँ से, ऐसा होता है ना कब्ज, उसको बोलते हैं ना हिंज, ऐसा होता है ना, वो ऐसे होता है और ऐसा होता है, यहाँ पे होते हैं छेद करके, फिर खोलते हैं जब लगाते हैं वो, ठीक है।
तो हिंज जॉइंट का मतलब होता है जो हिंज की तरह काम करता है ना। अपने शोल्डर को आप, अपनी सॉरी नी को आप ऐसे कर पाते और ऐसे कर पाते, ऐसे कर पाते, ऐसे कर पाते, उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। अब एक पिवट जॉइंट, देखिए पिवट क्या होता है, पता ना फिजिक्स में पिवट मतलब क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ मतलब जहाँ पे फुल रोटेशन हो जाती है, जिस जिस पॉइंट पे ना, उसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो बिटवीन एटलस एंड एक्सीस, ये एटलस क्या होता है, एक्सीस क्या होता है, आपको अगर याद होगा ये होता है ना, ये सर्विकल वर्टेब्रे होता है, सर्विकल वर्टेब्रे नंबर वन, सर्विकल वर्टेब्रे नंबर टू, वो क्या होता है मैं दिखाता हूँ वापस। ये देखिए आप, एटलस एंड एक्सीस रखिए आप याद। ये देखिए आप, ये ना हमारा वर्टिबल कॉलम, और ये क्या इसका सर्विकल पोर्शन है ना, सर्विकल वर्टिब्रा जो अंदर नेक पोर्शन में होता है इसके आसपास। अब जो ये फर्स्ट हड्डी आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, एटलस। सेकंड हड्डी जो आप देख पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सीस, ए रखे आप याद। इस एटलस और एक्सीस की वजह से ही हम अपनी गर्दन को मूव कर पाते हैं ऐसे, ऐसे। वरना ये इम्पॉसिबल था कि हम अपनी गर्दन को मूव कर पाते, हम नहीं कर पाते अपनी गर्दन को मूव। अब सोचिए कैसे हो रहा है, ये अंदर यहाँ पे होता है क्या, इंसान डर जाता है ऐसे पढ़ने से ना। होता है यहाँ पे, अब देखिए आप यहाँ पे बिटवीन एटलस एंड एक्सीस, ठीक है, इसको बोलते हैं पिवट ज्वाइंट। उसके बाद देखिए आप, ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है बिटवीन द कार्पल्स, जो होता है कार्पल मतलब क्या हो गया, ये देखिए आप जो ना यहाँ पे रिस्ट में होते हैं कार्पल ना, यहाँ पे ये है ना कार्पल। तो यहाँ पे कार्पल्स के दरमियान में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग मतलब हो गया जहाँ पे जो वहां पे हड्डियां होती है ना वो इधर से स्लाइड कर रही होती है, क्या कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट इंसान करता है ना इसकी रिस्ट की, दिन भर मूवमेंट ही कर रहा होता है इंसान, लिख रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। दैट्स वाई यहाँ पे अच्छे जॉइंट होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, जहाँ पे वो अपने स्लाइड कर रहे होते हैं वो हड्डियां। कौन सी हड्डियां, कार्पल्स की हड्डियां। अब है सैडल जॉइंट, ठीक है, सैडल जॉइंट है बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल। जो आप यहाँ पे कार्पल और मेटाकार्पल देख पा रहे हैं, आप देखिए अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा आपको। ये ना कार्पल, और ये है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल मतलब जो ना आपका पाम होता है ये नहीं, यहाँ ये वाला नहीं, ये हो गया फैलेंजेस, इसको छोड़िए आप। जो यहाँ पे ना ये पाम, ये एक दो तीन चार पांच, इनको बोलते हैं पांच मेटाकार्पल्स। और यहाँ पे कार्पल्स। तो कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान जहाँ पर रिस्ट ये होता है, रिस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होती है, उस जगह पे होती है जॉइंट्स को बोलते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैडल जॉइंट। उसके बाद देखिए आप, क्या होता है कि जो हमारा होता है, नहीं नहीं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लैडिंग, नहीं सैडल जॉइंट। और होता है सैडल जॉइंट जहाँ पे, देखिए, बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल और थंब, पूरा मेटाकार्पल नहीं, सिर्फ जो थंब का पोर्शन होता है। आप ध्यान से समझिए, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मेटाकार्पल क्या है, ये और ये, आप देखिए मेटाकार्पल थंब मतलब ये पोर्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, मेटाकार्पल ऑफ थंब यहाँ पे है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो कार्पल और मेटा का दरमियान जगह है ना, ये वाली जगह, जिस तरह मतलब अगर आप थंब को कर पाते पूरा ऐसे ऐसे देखिए, है ना, थंब को हम पूरा ऐसे कैसे कर पाते, बिकॉज यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। थोड़ा फील आना यहाँ होता है मुश्किल, लेकिन समझ आ गया आपको, एग्जाम्पल्स थी। अब हो गया चैप्टर खत्म है ना, अब बस पढ़ने डिसऑर्डर्स, ये भी बड़े मजेदार है, ये आपने नाम सुने होंगे थोड़े थोड़े। देखिए, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम क्या क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर हो जाता है उसको बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस जो होता है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है, जब खुद अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेक कर देता है। व्हाट इज इम्यून सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो हमें इम्यूनिटी देता है। व्हाट इज इम्यूनिटी, कि वो हमें डिजीज से बचाता है, या जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल घुस जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको मार देता है। लेकिन बाज औक़ात इम्यून सिस्टम जो है उसको गलती हो जाती है, वो अपने ही टिश्यू को डैमेज कर देता है, अपने आप को ही वो मार देता है। बाज औक़ात उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये बहुत सारी होती है डिसऑर्डर्स। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहां पे खुद अपना इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यू को अफेक्ट कर देता है, उसमें मसला ये हो जाता है कि जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, यानी कि जहाँ पे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जुड़ जाता है, जहाँ पे नर्व्स और मसल की अटैचमेंट होती है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नर्व्स उनकी अटैच विद मसल, तब जाके नर्व से कमांड आ जाए, मोटर कमांड्स को हम बोलते हैं, जो मोटर कंट्रोल होता है, जो मोटर न्यूरॉन्स जरिए से मूवमेंट आ जाती है। अब समझना है कि इसी जगह पे जहाँ पे जंक्शन होता है नर्व्स और मसल्स का, अगर इसी जगह को हमला कर दिया अपने इम्यून सिस्टम ने, तो उससे जो मसला आएगा मसल के अंदर, फटीक, थकावट आ जाती है, कमी काम इंसान कहता है, इंसान थक रहा होता है, अचानक से समझ नहीं आ रहा होता है, या वीकनिंग, इंसान कमजोर हो रहा होता है।
पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, पैरालिसिस मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट और अ टिश्यू, है ना, इसको बोलते हैं पैरालिसिस। तो ये होता है। या कुछ लोगों को हो जाता है, इसको बोलते हैं एकेडमिक पैरालिसिस। क्या हो जाता है एकेडमिक पैरालिसिस, वो पढ़ नहीं पाते। एकेडमिक पैरालिसिस हो जाता है जब इंसान के पास होता है क्या, शॉर्ट टर्म, जब वो चाहता है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जल्दी फायदा इंसान चाहता है, जब इंसान चाहता है जल्दी फायदा, क्योंकि इंसान जो रील देख रहा होता है, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा होता है, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिली होती है, उस टाइम मजा आ रहा होता है, लेकिन बाद में इंसान बोलता है मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसको बोलते हैं एकेडमिक पैरालिसिस, इंसान नहीं पढ़ पाता है उस चीज से। और एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ जाती है, इसका उल्टा चीज, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जब इंसान के पास लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन होता है, मतलब वो बोलता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अगर मुझे 10 साल के बाद आराम मिलेगा, वो बेहतर है हर दिन थोड़ा थोड़ा आराम करने से, फिर जिंदगी तंग होने से, है ना, ये भी ऐसा कंसेप्ट। अब देखिए, मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, प्रोग्रेसिव मतलब जो वर्स्ट होता होगा टाइम के साथ साथ, अगर आज इतनी बीमारी है कल को और बढ़ जाएगी बीमारी, और बढ़ जाएगी बीमारी, और बढ़, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, मतलब खत्म हो जाना, या डिटोरियोरेशन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिटेरोरियोरेशन, ठीक है, डिटोरियो, क्या बोलते हैं डिटेरियोरेशन, हाँ ऐसे कुछ है। डिटोरियोरेशन मतलब होता है, इन शॉर्ट आप लिखिए यहाँ पे क्या, मतलब टू ब्रेक ऑफ कर देना, मसल जब ब्रेक ऑफ कर देती है, डिजनरेट हो जाती है, खराब हो जाती है, टाइम के साथ साथ मजीद खराब और खराब और खराब। ऑफ द स्केलेटल मसल, जो मसल स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होती है, जो दिखती है, मैं आमतौर पर मसल जो बाहर से होती है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर, ये सब जीन्स की वजह से हो जाता है, मतलब ये इंसान इनहेरिट किया होता है अपने वालिदैन से, माँ बाप से, या किसी एंसेस्टर से जो मिल गया होता है उसको, जीन से उसको हो जाता है। इसमें कोई एनवायरमेंटल जो है कॉज नहीं होता आमतौर पे, इसमें जेनेटिक कॉज होता है। नीट में सवाल ऐसे ही आता है, देखिए, वहां पे आएगा मायस्थीनिया ग्रेविस, ये कौन सा मतलब डिसऑर्डर है, जेनेटिक है, ऑटो इम्यून है, एनवायरमेंटल है, आप क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून, ये कौन सा जेनेटिक, माइस मस्कुलर डायस्ट्रोफी। अब है टेटेनी, क्या है, टेटेनी, रैपिड स्पाज्म, स्पाज्म्स आपने नाम सुना होगा, स्पाज्म क्या होता है, जो वाइल्ड कंट्रैक्शंस होती है, यानी कि अचानक से खतरनाक कंट्रैक्शन हो जाना, अचानक से मसल का कंट्रा, कभी लगता है ना ऐसे हो, क्या मसल ट्विच हो जाती है कुछ, है ना, तो ये तब हो जाता है जब होता है बिकॉज ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, क्योंकि कैल्शियम से क्या हो जाती है कंट्रैक्शन। देखा ना हमने, कैल्शियम से क्या होता है, ट्रोपोरिन ट्रोपोमाइसिन वो सब चीजें। समझने की बात है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड यानी कि खून के अंदर कैल्शियम की कमी है, उसकी वजह से ये भी हो सकता है आपकी सेल्स में अगर कैल्शियम कम है, तो उससे रैपिड स्पाज्म्स आ सकते हैं, यानी कि सडन इनवॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शन जो हो जाती है, आप यहाँ लिख सकते हैं सडन, अचानक से, इनवॉलेंटरी, अब जो अपने इख्तियार में नहीं होता है, इनवॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शन, सडन इनवॉलेंटरी, अचानक से हो जाती है, अपने इख्तियार के बगैर, इंसान चाहता नहीं कंट्रैक्ट करना, खुद ही हो जाती है कंट्रैक्ट, मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आर्थराइटिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कश्मीर को होता है वो होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, जब भी इंसान होता है ना बीमार, तो उसको जाती है इन्फ्लेमेशन, या चाहे स्वेलिंग हो जाती है, फीवर चढ़ जाता है, वो सब इन्फ्लेमेशन में आ जाता है। इन शॉर्ट क्या, स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट का मतलब होता है आर्थराइटिस, कि जो जॉइंट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है अचानक से, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। ये भी आमतौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। अब क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हो गया जब इंसान का जो हड्डियां होती है उसमें छेद हो जाते हैं, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब छेद हो जाना, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज्ड बोन मास, बोन मास कम हो जाता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज, एस्ट्रोजन जो होता है ना हार्मोन, वो कम हो जाता है, तो उससे बच जाता है। अब है गाउट, गाउट भी हो जाता है कश्मीरी को बहुत सारों का, गाउट का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन जो ज्वाइंट की हो जाती है, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब हमारी मसल के अंदर जमा हो जाते हैं, उससे जो जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट की, उसको बोलते हैं गाउट। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बस अब लगेंगे इसको 10 दिन खत्म करने को बस। अब यहाँ पे समझ, ये भी आप पढ़ेंगे खुद ही, मैं इसको वैसे पढ़ाता हूँ, भी है 4 मिनट। इससे आता है सब कुछ, मिल जाता है, और वो सारी चीज़ जो पढ़ा होता है अभी तक। ये देखिए आप, मसल इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो हो जाती है, जो मतलब प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट दिखाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको हम बोलते हैं, जो जाती है अमीबा के अंदर, उससे वो कर पाते हैं ट्रांसपोर्ट अपने मटेरियल्स का। सिलरी मूवमेंट मतलब जो सीलिया से हो जाती है, जो पैरामीशियम की बॉडी पे होता है, या इंसान के जो होता है, चाहे इंसान का जो होता है डाइजेस्ट, ये होता है इंसान का जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या जो होता है ट्रेक या विंड पाइप, उसके अंदर से सीलिया, तो उससे हो जाती है मूवमेंट। या मूवमेंट ऑफ फिन्स हो जाती है मछली के अंदर, लिम्स इंसानों के अंदर या फ्रॉग के अंदर या बाकी चीज़ों के मैमल्स के अंदर, विंग्स इंसेक्ट के अंदर या बर्ड के अंदर, आर सम ऑफ द फॉर्म्स exhibited by the animals। अब वॉलंटरी मूवमेंट जो अपने इख्तियार में होती है, विच कॉज द टू चेंज इन प्लेस, उसको हम बोलते हैं क्या, लोकोमोशन, जहाँ पे चेंज इन प्लेस हो जाती है। एनिमल्स मूव जनरली इन सर्च ऑफ फूड हो जाते हैं, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, ठीक है, ब्रीडिंग करने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्रीडिंग कर पाते हैं, बेटर क्लाइमेट के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए। द सेल्स फ्रॉम द हार्श क्लाइमेट, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट भी हो जाती है इंसान की बॉडी के अंदर, ठीक है, कहाँ हो जाती है, उतना ना डब्ल्यूबीसी में हो जाती है। और ऐसे ही सिलरी मूवमेंट हो जाती है इंसान की बॉडी के अंदर, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। लोकोमोशन एंड मनी अदर मूवमेंट्स रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज, जहाँ पे तमाम मसल्स मिलजुल के काम करते होंगे, ठीक है, उसको बोलते कोऑर्डिनेटेड। अब वो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, वो क्या क्या होती है, एक तो होती है स्केलेटल मसल अटैच विद द स्केलेटल सिस्टम जो होती है, वो होती है क्या, दे अपेयर स्ट्रेटेड, यानी कि वहां पे होती है स्ट्रेशंस, यानी कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड, ये सब पढ़ा था हमने, है ना। और होती है वॉलंटरी, यानी कि अपने इख्तियार से इंसान मूव कर पाता है स्केलेटल मसल को, है ना, अपना इख्तियार होता है, देखिए मैं कह रहा हूँ अपने इख्तियार से। अब होती है विसरल मसल, इनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल, जो इनर वॉल्स ऑफ विसल ऑर्गन्स, यानी कि हॉलो ऑर्गन्स के अंदर होती है, चाहे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो आर नॉन स्ट्रेटेड, वहां पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते, और वो इनवॉलंटरी होते हैं, इंसान अपने इंटेस्टाइन को मूवमेंट नहीं कर पाता है ना, इंसान अपने जो है स्टोमक की अंदर से मूवमेंट कर पाता है, वो खुद ब खुद हो जाती है, वो क्या होती है, इनवॉलंटरी है, जो अपने अख्तियार में नहीं होती है। कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की जो मसल होती है, वो भी होती है स्ट्रेट, यानी कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स वहाँ पे दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, और ब्रांच्ड होती है, और वहाँ पे इन्वॉलंटरी, वो भी हमारे अख्तियार में नहीं होती है, हार्ट चलना हमारे अख्तियार में नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद हो जाता है, यानी कि वो अल्लाह के इख्तियार में होता है, जो हमारे अख्तियार में नहीं है वो किसके इख्तियार में हो, अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। मसल्स पोजेस एक्साइटेबिलिटी। आदत रानी क्यों रखिए, कुछ चीज़ें अपने इख्तियार में, कुछ रखिए नहीं अपने इख्तियार में नहीं, अपने इख्तियार में रखिए इसलिए ताकि इंसान जो है वो तकब्बुर नहीं करेगा। कोई बोलता है देखो मुझे कितनी मसल्स है, मुझे इतनी ताकत है, अचानक से वो बीमार हो सकता है, उसको चाहिए कि वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो मर जाएगा। अब कुछ क्यों होती है, मतलब क्या, इनवॉलंटरी, ताकि इंसान समझेगा कि मेरे पास पूरा कंट्रोल अपने पास नहीं है, मतलब कोई ज़ात मुझे कंट्रोल कर रही है, तो इस बैलेंस में इंसान रहता है ना हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मसल्स के अंदर क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, और कंट्रैक्टिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, और इलास्टिसिटी जो ये होती है, बाकी से पढ़ा था नहीं, वो जेड लाइन वो सब ये सब, तो ये बहुत आसान है। आ, लेकिन ये पढ़ना चाहिए समरी, पता है क्यों? देखिए, समरी स्टार्टिंग में ही पढ़ना, फिर एक्सपर्ट ग्रामर समझ आ गई, इम्पॉसिबल है। लेकिन आखिर में समरी ना पढ़ना, सब जाया हो जाता है, सब भूल जाता है, क्योंकि समरी से क्या होता है, सब कुछ अरेंज, सब कुछ रहता है अरेंज इन अ क्लासिफाइड मैनर, दिमाग में जो बॉक्सेस बन गए होते हैं ना, मानी दिमाग में एक कमरा बन गया होता है, एक चैप्टर का कमरा बन गया, एक चैप्टर जो है ना उसका बन गया एक मकान, ठीक है, अब उसके छोटे छोटे रूम्स बन गए, ठीक है। तो जब इंसान ने बना दिया, अब इंसान को अब करेंगे रूम्स में क्या, मतलब अच्छे से रखने रूम को, तो उसको बोलते समरी पढ़ना। समरी पढ़ने से वो सब याद आता है जो आज तक पढ़ा होता है, तो उसको जाया नहीं कर, इसको मतलब पढ़ने को जाया करना मतलब क्या, पढ़ने के बाद समरी नहीं पढ़ना, सब भूल जाता है, वरना क्योंकि इंसान क्या होता है, डीप 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 डीप, उसने अल्ट्रा ओवरव्यू नहीं लिया होता है ना, मतलब आ, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देखता चीज़ों को, अच्छा मैंने क्या पढ़ा, समझ रहे आप। दैट इज वाई एनसीईआरटी की एंड पे ये लिखी होती है, ये खुद ही पढ़नी चाहिए, इसे सब याद आता है, तो अब आप ये खुद ही पढ़िए, ठीक है। तो